छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया जा रहा है? हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर होगा राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सोलर इकोनॉमिक जोन जो है, सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहा है। और ये जो सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है लैनको सोलर प्राइवेट लिमिटेड। और अगर पूछे कि आईटी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा नया रायपुर में। तो आईटी या फिर आईटी कंपनी जो है, इनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो नया रायपुर में बनाया जा रहा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सीजीपीएस ने जो आंसर लिया है वो आंसर है 265। मुझे इसका आंसर साइड में नहीं मिला। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है? तो खनिज पदार्थ में हमारे यहाँ जो 5 खनिज पदार्थ हैं, कोयला, आयरन मतलब लौह अयस्क, लाइमस्टोन चूना पत्थर, बॉक्साइट और टीन। तो इसमें ऑप्शन दिए थे 4, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क। तो सही आंसर जो होगा वो लौह अयस्क होगा। इसमें पूछा है कौन सा दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, पहला नहीं पूछा है। अगर पहला पूछेगा तो पहले में आप लगाएंगे कोयला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्र अधिक है? तो याद रखेंगे राजनांदगांव में द्विफसली क्षेत्र अधिक है। सीजीपीएससी ने भी इसका आंसर राजनांदगांव लिया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? ऑप्शन है धमतरी, कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवर्धा। कवर्धा एक तो वैसे भी वृष्टि छाया प्रदेश है और कवर्धा में इसीलिए शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है? देखिए, वन क्षेत्र बढ़ा है, इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें वन क्षेत्र घटा है। तो वन क्षेत्र ऑप्शन है दुर्ग, राजनांदगांव, बी है बस्तर, कबीरधाम, सी है सरगुजा और बलरामपुर और डी है बिलासपुर और रायगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बस्तर और कबीरधाम। अगर हम देखें भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर हम देखेंगे तो एमपी पहले नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पर है और छत्तीसगढ़ जो है वो थर्ड नंबर पर है। 55,717 स्क्वायर किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का वनावरण फैला हुआ है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा वनावरण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है उनको 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सही आंसर होगा ए 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी, जो कि गरीब वर्गों के लिए शुरू हुई थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक समृद्धि के लिए और आर्थिक वृद्धि के लिए इसे लाया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक वृद्धि, बी है ग्रामीण निर्धनता को केंद्र में रखना, सी है कार्यों की पूर्व पहचान और डी है परियोजना की तरह क्रियान्वयन। तो पूछ रहा है कि कौन सा अंग नहीं है, तो गरीबी रेखा तो इसमें है ही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कार्यों की पूर्व पहचान और चयन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। यह जो स्वरोजगार योजना है ये अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। इस योजना में बैंक ऋण द्वारा व सरकारी सब्सिडी द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो इसका अंग नहीं है, वो है परियोजना की तरह क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। ऑब्वियस सी बात है यार, संसदीय व्यवस्था में राज्य का अगर संसदीय व्यवस्था देखें तो वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है। और मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री वही होता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल का कार्यकाल। ऑप्शन है ए स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के अधीन आता है, ऑप्शन सी राज्य उच्च न्यायालय के अधीन आता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है। एक्चुअल में जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति केंद्रीय संसद से डिस्कस करके ये नियुक्ति करता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं हटा रहा है तो अधिक से अधिक 5 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। प्रत्येक राज्यपाल जो होते हैं वो अपने राज्य के कुलाधिपति होते हैं, मतलब जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं जैसे उन सभी का कुलपति होता है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं। इसलिए कॉन्वोकेशन प्रोग्राम वगैरह जहाँ पर भी होता है जिस भी कॉलेज में, तो वहाँ पर राज्यपाल जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है, तो ऑप्शन ए है सचिवालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ के नगरों में कुशाभाऊ ठाकरे योजना के बारे में सही है। तो कुशाभाऊ ठाकरे जो योजना है, कुशाभाऊ ठाकरे योजना 2006 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना के तहत 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन में 600 स्क्वायर फीट के मकान का कंस्ट्रक्शन करके लोगों को दिया जाता था, मतलब ये मध्यम आय वर्ग के लिए योजना लाई गई थी। तो ऑप्शन ए जो है यह योजना 2006 से प्रारंभ हुई थी, एकदम करेक्ट है। और ऑप्शन बी है यह योजना मध्यम आय वर्ग के लिए आवासीय योजना है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है उपयुक्त तो दोनों विकल्प ए और बी सही है, तो हाँ भाई यही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन ए है नगर निगम, ऑप्शन बी है राज्य शहरी विकास अभिकरण, ऑप्शन सी है जिला प्रशासन एंड ऑप्शन डी है जिला रोजगार कार्यालय। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, राज्य शहरी विकास अभिकरण। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो ये क्वेश्चन वैसे तो ऑलरेडी बहुत एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर 2019 को जब गांधी जी की 150वीं जयंती थी, उस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 योजनाएं लागू की थी। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 नई योजनाएं लाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम। ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 को लागू की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो पंचायती राज का जो प्रशासनिक तंत्र है वो जिलाधीश मतलब कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले का संबंध किससे है। ए है साहित्य और शिक्षा, बी है कला, सी है समाज सेवा और डी है चिकित्सा। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, सीजीपीएससी ने इसका आंसर लिया था समाज सेवा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कला, क्योंकि राधेश्याम बारले जो है वो पंथी नृत्य कलाकार हैं और ये आते हैं कला के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 का सूची 2 से उचित संबंध जोड़िए। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है सिर्फ ऑप्शन देख के, क्योंकि सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले जो बहुत से युवा हैं वो उसमें से अधिकतर कुछ इंजीनियर हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से पढ़े हुए हैं। तो हम सभी को मालूम है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वो मुक्त मतलब दूरस्थ शिक्षा या मुक्त शिक्षा जो है दूरस्थ शिक्षा, उसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो इससे ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर तो 4th है। इसके बाद अगर हम देखें विवेकानंद विश्वविद्यालय, तो विवेकानंद विश्वविद्यालय जो है वो तकनीकी मतलब इंजीनियरिंग को बताता है। आयुष विश्वविद्यालय तो मेडिकल कॉलेज का है, मतलब स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में है। और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जो है वो पत्रकारिता से रिलेटेड है और रायपुर में एक ही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता कॉलेज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेकिन सीजीपीएससी ने इसका आंसर बी ले लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता है 20,000, 30,000, 25,000, 40,000। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना, तो शक्ति स्वरूपा मतलब ये महिलाओं, निराश्रितों व बेसहारा महिलाओं के लिए योजना लाई गई थी। इस योजना में महिलाएं जो भी बिजनेस करना चाहती है उसका जो कुल लागत होगा उसका 15% या फिर अधिकतम 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसका सहयोग लेने हेतु एमओयू किया गया है। तो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी के जन्मदिन पर
भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि गोबर से भी बिजली बनेगी। और इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसने गोबर से बिजली बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के साथ MOU साइन किया है। इसमें सरकार 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेगी और उस गोबर से बिजली बनाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत इसके बारे में भी प्रचार भी हुआ था। भूलन द मेज जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 की विजेता दूती चंद का संबंध किस खेल से? तो एथलेटिक्स, ये याद रखिएगा, दूती चंद जो है वो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 है छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह IPL 2022 में किस टीम का हिस्सा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद, हर कोई जानता है इनको कि छत्तीसगढ़ के जो शशांक सिंह हैं वो IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं स्वयं सहायता समूह के लिए प्रारंभ योजना है? तो सी मार्ट योजना। डी मार्ट, ई मार्ट, ए मार्ट नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी मार्ट। सी मार्ट जो योजना है ये शिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए, कुंभकारों के लिए ये रोजगार मुहैया कराने की एक योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मार्ट योजना। बस्तर भूषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता हैं पंडित केदारनाथ ठाकुर। लेकिन इसके अलावा अदर ऑप्शन है लाला जगदीलपुरी, तो इनकी भी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं हल्बी लोक कथाएँ या बस्तर की लोक कथाएँ, याद रखिएगा। फिर है हरि ठाकुर, तो हरि ठाकुर जो है, अब हरि ठाकुर में छत्तीसगढ़ गीत और कविता। और इनकी एक और रचना है जय छत्तीसगढ़ सूरता के चंदन, शहीद वीर नारायण सिंह, धान का कटोरा, ये सब हरि ठाकुर जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? तो पितृदेव को गोड़ी में, गोंडी भाषा में डूमा देव कहते हैं। पितृदेव को गोंडी भाषा में डूमा देव कहते हैं। फिर है चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? तो याद रखना, ये भी बहुत पुराना पूछा गया क्वेश्चन है। चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला, कनक नंदिनी, ये सब महानदी के नाम है। महानदी जो कि धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। और अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन अगर कुल लंबाई देखें तो 851 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? तो दोस्तों इन सब का नाम आप सभी जानते होंगे जो छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत जानते हैं, छत्तीसगढ़ में घूमे होंगे। बस्तर में चित्रकूट और तीरथगढ़ तो सभी गए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है तीरथगढ़। तो कांगेर घाटी में तीरथगढ़ जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, इस पर जो नदी बहती है वो है मुनगा बहार नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शताब्दी कबीर शताब्दी कही जाती है? तो कबीर का जो जन्म हुआ था, कबीरदास जी का जब जन्म हुआ था तो वाराणसी में हुआ था 1398 में। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 1398 मतलब अगर हम 1400 बोल दें मतलब ये 15वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। तो कबीरदास जी का जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसी बात पे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि सज्जन की जाति न समझकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है उसके म्यान का नहीं, उसी प्रकार सज्जन के ज्ञान का मूल्य होता है उसकी जाति का नहीं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी में निर्मित बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, महादेव मंदिर मतलब शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मंदिरों की नगरी आरंग। मंदिरों की नगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरंग में बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसलिए आरंग को मंदिरों की नगरी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम अपने वनवास में थे तो वनवास के समय वे आरंग आए थे और आरंग में भगवान राम ने यहाँ बागेश्वर महादेव की पूजा की थी। इसके बाद है पेट चिरहा पीठ कबरा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बचपन में आप लोगों ने कौड़ियों से तो खेला ही होगा, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, कौड़ियों से तो आप खेले ही होंगे। तो इसका देखो पेट जो है वो कटा रहता है, इसलिए पेट चिरहा पीठ कबरा लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा कौड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी हर कोई जानता है, चंदखुरी, और चंदखुरी में ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ DSP लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, जहाँ आपको जाना है। तो माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर है चंदखुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाने वालों को महोरिया कहा जाता है? तो महोरिया एक्चुअल में शहनाई को बोलते हैं, शहनाई जैसा दिखने वाला होता है, तो महोरिया शहनाई को बोला जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीजीटी सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन आता था कि अति पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ी जनजातियों में किसे रखा गया है, लेकिन अब पिछड़ी जनजातियों को इंग्लिश में बोल दिया गया है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पीवीटीजी नाम दे दिया है, ऐसा नहीं भूलकर। तो देखिए, इसमें ना भारत में कुल 75 ऐसी जनजातियां हैं जो जिनको हम पीवीटीजी में रखे हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। तो 75 में से छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें पीवीटीजी में रखा गया है भारत सरकार द्वारा। वो हैं कमार, अबू जमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा। कमार, अबू जमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा। तो ये तो भारत ने रखा है, भारत सरकार ने रखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा भी 2 ऐसी जनजातियां हैं, भूजिया और पंडो, जिन्हें हम पीवीटीजी की सूची में रखते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रखा गया। तो अगर क्वेश्चन में भारत न लिखकर छत्तीसगढ़ आता तो सही आंसर हो जाता भूंजिया या पंडो, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसके लिए अलग ऑप्शन बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फणी नागवंशी राजाओं को मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है। तो देखिए, पहले तो समझिए कि फणी नागवंशी राजा कहाँ थे। तो फणी नागवंशी कवर्धा में थे, मतलब मड़वा महल कहाँ पर है, कवर्धा में है, भोरमदेव मंदिर के पास है। और मड़वा महल जो है वो मंडप के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको मड़वा महल, विवाह मंडल जैसा दिखाई देता है। एक्चुअल में नागवंशी राजा रामचंद्र देव ने 1349 में, सन 1349 में मड़वा महल बनवाया था। नागवंशी राजा और हैहयवंशी रानी के विवाह को यह दर्शाता है। एक्चुअल में मड़वा महल जो है एक प्रकार का शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मदकू द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है। तो देखिए, मदकू द्वीप में शिव मंदिर है, और मदकू द्वीप जो है ऐसा बोला गया कि शिवनाथ नदी के 2 भागों में विभक्त होने से यह द्वीप बना है। और मदकू द्वीप शिव मंदिर है, लेकिन ऑप्शन में तो शिव मंदिर नहीं है। पहला है वैष्णव तीर्थ, दूसरा है केदार तीर्थ, तीसरा है संगम तीर्थ, चौथा है ऋषभ तीर्थ। तो याद रखिएगा, भगवान शिव का एक और नाम है केदारनाथ। आप लोगों तो सुने ही होंगे केदारनाथ, तो केदार तीर्थ याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फड़नवीस, दूसरा है सवनवीस, तीसरा है बड़कड़ और चौथा है तालुकेदार। तो देखिए, फड़नवीस कौन है। फड़नवीस तो वो है जो आय व्यय का हिसाब किताब रखता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फसलों की दशा व अन्य सूचना को देने वाला कौन है। तो फसलों की दशा, फसलों की सूचना को देने वाला या परगने की लगान संबंधी दस्तावेज को तैयार करने वाला होता है बड़कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़कर। बड़कर जो होते हैं वो फसल की सूचना कमाविंजदार को देते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमता के गोड़ राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे। तो ये याद रखिएगा, जब धमधा में गोड़ राजाओं का विद्रोह हो रहा था, तब जो भोसला शासक थे वो अंग्रेजों के अधीन थे। वो भोसला शासक थे रघुजी तृतीय। और ये कौन से अंग्रेज के अधीन थे, तो याद रखिएगा कैप्टन एगेन्यू, जिनका कार्यकाल 1818 से 1825 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में से कौन नहीं थे। तो देखिए, रायपुर में जो यूथ लीग बना उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, मौलाना अब्दुल रऊफ भी थे और यति यतन लाल भी थे। जो नहीं थे वो थे वामन राव लाखे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, वामन राव लाखे। क्वेश्चन नंबर 39, 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ के रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया है, नामजद प्रतिनिधि। संविधान निर्मात्री परिषद जब हुई थी तो उसमें छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित हुए थे। लेकिन अगर नामजद की बात करें तो नामजद में सरगुजा के दीवान रारूताब रघुराज सिंह प्रतिनिधि थे। तो ये याद रखिएगा, रघुराज सिंह, ऑप्शन सी, रारूताब रघुराज सिंह प्रतिनिधि के रूप में आए थे, नामजद प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BS मुंजे, ऑप्शन डी। दोस्तों, मैं ऑप्शन जल्दी बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो CGPSC ने लिया है वो 1855 है। 1855 में ब्रिटिश ने छत्तीसगढ़ में अपने रुपयों को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है।
तो ये पूछ रहा है कि अफवाह तंत्र कौन सा बड़ा है। तो हमको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र तो महानदी है। छत्तीसगढ़ में वैसे 4 अफवाह तंत्र है, महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। लेकिन महानदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है गोदावरी। तो पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है, तो आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बैलाडीला के पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो याद रखना बैलाडीला के पहाड़ियों से शंखिनी नदी निकलती है। और ये शंखिनी नदी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बैलाडीला की पहाड़ी में NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जहाँ से निकलने वाला कचरा इस नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से यह छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। डंकिनी और शंखिनी नदी जो है, इन दोनों के संगम पर दंतेश्वरी मैया का मंदिर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और असिस्टेंट डायरेक्टर जब रेशम का पेपर हुआ था तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, रेशम से रिलेटेड आया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पाया जाता है। तो देखिए, लाख का कीट जो है वो पलाश, कुसुम, बेर है ना, और अरहर की दाल। अरहर की दाल मतलब इसको कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम दे देता है कैजेनस कजान। इन सारे पेड़ों पर लाख के कीट को ग्रो किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, इसका कीट जो होता है वो ग्रो कैसे करता है। तो देखिए, कोई भी कीट, चाहे वो लाख कीट हो या रेशम कीट हो, पहले अंडा आएगा, उसके अंदर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वो एडल्ट होगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, देन एडल्ट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लाख कीट ना बोलकर रेशम कीट बोल दे, तो याद रखिएगा दोस्तों, रेशम कीट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शहतूत की पत्ती पर ही ग्रो करता है। उसको शहतूत की पत्ती चाहिए खाने के लिए, शहतूत के पेड़ में वो अच्छा ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है। तो चिरौंजी और इमली दोनों मिलता है भैया दंडकारण्य में, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। बिलासपुर जिले की स्थापना का वर्ष है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिलासपुर जिले की स्थापना जो है 1861 में हुई थी। एक्चुअल में 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसकी राजधानी नागपुर थी, और 3 जिले बने थे उस समय, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जो है वह अभी वर्तमान में वह उड़ीसा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है। तो देखिए, दलहन उत्पादन में दूसरा स्थान पूछ रहा है, दूसरा स्थान जो है वो उड़द का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो दिया सलाई बनाने में सेमल के वृक्ष का उपयोग किया जाता है, और सेमल के वृक्ष के बहुत सारे औषधीय उपयोग भी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, छेरछेरा पुन्नी त्योहार में किस फसल के घर आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भैया, छेरछेरा जो है वो धान की फसल कटती है, और इसलिए छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है। इसमें लोग धान आदि दान करते हैं, अनाज दान करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, वो है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019-24 में निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। तो जैसा कि अभी हमने पेपर का एनालिसिस किया, तो पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और हिस्ट्री से पूछे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और हिस्ट्री को अच्छे से कर जाइएगा। CGPSC का अगला पेपर हम देखेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं कौन सा पेपर आता है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू।